बड़ी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में धारवाड़ के एसडीएम मेडिकल कॉलेज में कोरोना का विस्फोट हो गया। कॉलेज के 400 छात्रों में 66 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। खतरे की बात यह है कि इन सबको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है, फिर भी वो वायरस की चपेट में आ गए। बताया गया कि मरीजों की संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि 100 छात्रों की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे जिन छात्रों को कोरोना हुआ है वो हाल ही में मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ऐसे में जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। फौरन 2 हॉस्टल को सील किया गया। इसके अलावा आला अधिकारियों के साथ जिले के डीएम खुद वहां पहुंचे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी कोरोना टेस्ट करने के लिए कहा गया है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि इन छात्रों के संपर्क में और कौन कौन लोग आए हैं। पुलिस ने भी कॉलेज परिसर में सख्ती बढ़ा दी है। हालांकि वैक्सीनेशन भी पूरी रफ्तार से जारी है, लेकिन कर्नाटक के एक मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना होने से हड़कंप मच गया। यह मामला कर्नाटक में धारवाड़ के एसडीएम मेडिकल कॉलेज का है, जहां के 400 छात्रों में 66 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि इन सबको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो वायरस की चपेट में आ गए। बताया गया कि मरीजों की संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि 100 छात्रों की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे जिन छात्रों को कोरोना हुआ है वो हाल ही में मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ऐसे में जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और फौरन 2 हॉस्टल को सील किया गया। इसके अलावा आला अधिकारियों के साथ जिले के डीएम खुद वहां पहुंचे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी कोरोना टेस्ट करने के लिए कहा गया और ये पता लगाया जा रहा है कि इन छात्रों के संपर्क में और कौन कौन लोग आए हैं, जबकि पुलिस ने भी कॉलेज परिसर में सख्ती बढ़ा दी है। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट का पता चला है जो डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी के बीच वहां के वैज्ञानिकों ने वायरस का यह नया वेरिएंट मिलने का ऐलान किया। बताया गया कि वहां अब तक 22 लोगों में वायरस का यह वेरिएंट मिल चुका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस नए वेरिएंट की वजह से ही दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की तादाद फिर से बढ़ने लगी और अब वहां पिछले महीने की तुलना में 12 गुना ज्यादा नए मरीज हर रोज सामने आ रहे हैं। यही नहीं, दक्षिण अफ्रीका से बोत्सवाना और हांगकांग पहुंचे कुछ लोगों को भी कोरोना का यही वेरिएंट पाया गया। हालांकि अभी इसके बारे में बहुत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी आशंका है कि ये नया वेरिएंट भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मामूली विवाद में एक लड़के और दुकानदार के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि दोनों के बीच किसी बात पर बहस शुरू हो गई, जिस पर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। दुकानदार ने देखते ही देखते उस लड़के पर कई थप्पड़ बरसा दिए। साथ ही उसका एक पैर खींचते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। वो लड़का भी मारपीट करने में पीछे नहीं रहा। मौका मिलते ही उसने भी दुकानदार को पीटने के बाद धक्का दे दिया। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें कई बार एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इस बीच उस दुकानदार ने एक डंडा उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने डंडा उठाया एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद कुछ और लोग भी उसे समझाने में जुट गए। तभी वो लड़का अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से भाग गया। खबर है कि इस मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश के सीहोर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक शख्स के जन्मदिन की पार्टी में हवा में फायरिंग की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक शख्स हवा में फायरिंग करता नजर आया। जन्मदिन की इस पार्टी में शामिल कुछ और लड़के भी उसके आसपास मौजूद दिखे, जिन्होंने फायरिंग के बाद जमकर तालियां बजाई। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस हरकत में आ गई। प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। बताया गया कि जश्न के समय ये फायरिंग देर रात तक की गई, जिसकी आवाज सुनकर इलाके के लोग घबरा गए, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आरक्षण के लिए आमदनी की तय सीमा घटा सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने बताया कि वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मिलने वाले आरक्षण के क्राइटेरिया की समीक्षा कर रही है। यानी सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आरक्षण के लिए 8 लाख रुपए सालाना आमदनी की शर्त रहेगी या नहीं। असल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आरक्षण के लिए किसी व्यक्ति की सालाना आमदनी 8 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए और इस कैटेगरी में सामान्य जाति के छात्रों को, जनरल कैटेगरी में यानी कि छात्रों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10% तक आरक्षण दिया जा सकता है। असल में यह मामला नीट पीजी के दाखिले से जुड़ा है, जिस पर कुछ लोगों ने परीक्षा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण दिए जाने को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अब सरकार की नई नीति
आने के बाद ही दाखिले की शुरुआत की जाएगी। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट को बताया कि वो इस मामले में 4 हफ्ते के अंदर नई नीति का ऐलान कर सकती है। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद भी किसान संगठन आंदोलन से पीछे हटने के मूड में नहीं है। कृषि कानूनों के विरोध में चलाए जा रहे किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर किसानों ने देश भर में जश्न मनाने का ऐलान किया। इसके लिए पंजाब, हरियाणा और यूपी के कई जिलों से किसानों का जत्था ट्रैक्टर के साथ दिल्ली पहुंच गया है। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी दूसरी मांगे नहीं मान ली जाती हैं, तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद कैबिनेट में भी 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाए हुए हैं। किसानों की मांग है कि उन्हें एमएसपी की गारंटी दी जाए। जिन किसानों ने आंदोलन में अपनी जान गंवाई है, उन्हें मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें वापस लिया जाए। इन मांगों को लेकर किसान अभी भी दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 27 तारीख को फिर हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। अगली रणनीति हम उसमें तय करेंगे। 26 तारीख को हमारा हर मोर्चे पे हमारा प्रोग्राम है। देश की राजधानियों पे प्रोग्राम हमारा प्रदर्शन रहेगा। और 29 तारीख को जो रास्ते दिल्ली के खुले हुए हैं, उन रास्तों पे को हम 1000 लोग ट्रैक्टरों के साथ में उन रास्तों पे को जाएंगे। एमएसपी की गारंटी का कानून, उस पर कोई ऐलान नहीं किया है। जो मुकदमे दर्ज है उस पर कोई ऐलान नहीं किया है। जो किसान शहीद हुए उसके मुआवजे भी कोई ऐलान नहीं किया है। उन बातों पर भी जल्दी सरकार को बातचीत करके इसको निपटाना चाहिए। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस की किस तरह की तैयारी है, बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय विश्वास साहब हैं। चिन्मय जी, किस तरह की तैयारी दिल्ली पुलिस की रहेगी? 26 नवंबर को 1 साल किसानों का पूरा हो रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर हम लगातार जो किसानों के कार्यक्रम या जो कॉल्स होते हैं, आह्वान होते हैं, उसके ऊपर हम अपनी नजर लगातार बनाए हुए हैं। और उनके इस 1 साल की पूर्ति की जो आह्वान दिया गया है, उसके मद्देनजर बॉर्डर्स पर हम उचित बंदोबस्त, पुलिस बंदोबस्त वहां पर रखेंगे। सर, देखा गया है कि बॉर्डर पर बैरिकेडिंग वगैरह पुलिस ने बढ़ा दी है। क्या अपील आप किसानों से कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का कर्तव्य होता है। हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति से निपटने के लिए भी पुलिस अपनी तैयारी बना के रखती है। इसलिए हम जो भी हमें जो परिस्थिति के अनुसार हम अपनी तैयारियां जो हमें करनी पड़ती है, उस तरह से हम तैयार रहते हैं। और हम किसान भाइयों से ये अपील करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में कानून को अपने हाथ में ना लें और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। किसान आंदोलन के बहाने विपक्षी पार्टियों ने भी केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिया। अगर आपको लेना ही था और लेना चाहिए था, पहले क्यों नहीं लिए? एक और अभी भी जब लिए हैं, आप क्या कहते हैं? कानून तो सही है, एक्ट्स ठीक हैं, लेकिन मैं लोगों को समझा नहीं पाया, कन्विंस नहीं कर पाया। तो ये मेरा दुर्दैव है और मेरे तपस्या में कुछ कमी है, उन्होंने कहा। तो इसका मतलब क्या है? अगर मौका मिले तो वो कानून फिर आएंगे, फिर से लाने की कोशिश भी वो करेंगे। वहीं सीपीएम नेता वृंदा करात ने भी किसानों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार को एमएसपी पर भी जल्द फैसला लेना चाहिए। ये तो किसानों की भारी जीत है कि सरकार ने मजबूरी में ये करना पड़ा है। लेकिन जैसे किसानों ने कहा कि एमएसपी के संबंध में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश है, इसके संबंध में वो भी बिल लाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही एक मुख्य मुद्दा है। अमेरिका को जवाब देने के लिए चीन और रूस की सेनाओं ने हाथ मिला लिए। एक तरफ यूक्रेन के मुद्दे पर रूस की अमेरिका से तनातनी चल रही है, वहीं चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश में अमेरिका से उलझा है। और तनाव के इसी माहौल में दोनों देशों ने हाथ मिलाने का ऐलान किया, वो भी अमेरिका के खिलाफ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने समझौते का ऐलान करते हुए कुछ वीडियो भी जारी किए, जिसमें दोनों देशों के लड़ाकू विमान और जंगी जहाज साझा अभ्यास में जुटे नजर आए। इस दौरान दोनों देशों ने अपने बम बरसाने वाले विमानों को भी एक साथ उड़ाया। लंबी दूरी तक मार करने वाले ये खतरनाक विमान आसमान से ही परमाणु मिसाइल तक दागने की ताकत रखते हैं।
एक दूसरे वीडियो में दोनों देशों के जंगी जहाजों का बेड़ा अभ्यास में जुटा नजर आया। कई जंगी जहाज एक कतार में इस तरह चलते दिखे जैसे वो कोई परेड कर रहे हों। दक्षिण चीन सागर में हुए इस अभ्यास में दोनों देशों ने अपना दम दिखाया। संविधान दिवस के मौके पर आज संसद के सेंट्रल हॉल में खास कार्यक्रम का आयोजन होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संविधान दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री, सभी सांसद इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस ने संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। आज के दिन ही 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। वैसे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों का जुलूस निकाला। आरोप है कि ये चारों बांग्लादेश से लाई गई लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर सेक्स रैकेट चलाते थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर उन्हें इंदौर की सड़कों पर हथकड़ी पहनाकर घुमाया। यही नहीं, बीच सड़क पर आरोपियों से पुलिस वालों ने कान पकड़वाकर उठक बैठक भी करवाई। आप गलती नहीं करेंगे, आप गलती नहीं होगी। सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में पकड़े गए इन आरोपियों को सबक सिखाने के लिए पुलिस वालों ने उनसे चलते चलते भी उठक बैठक करवाई और फिर थाने लौट गए। 1.5 महीने पहले छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुई सांप्रदायिक हिंसा का मामला थमता नहीं दिख रहा। इस केस की न्यायिक जांच कराने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी सड़कों पर उतर पड़ी और राज्य के तमाम बड़े नेता जुलूस की शक्ल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकल पड़े। जुलूस में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और राज्य बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं के साथ सभी नेता शहीद स्मारक, शास्त्री चौक, राजभवन होते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर की तरफ नारेबाजी करते हुए बढ़े। लेकिन पुलिस ने बीजेपी की रैली को सिविल लाइंस थाने के पास रोक लिया, जहां हल्की धक्का मुक्की के बाद विरोध पर उतारू नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। रोके जाने पर प्रदर्शनकारियों ने वहीं धरना दे दिया। मुख्यमंत्री को चाहिए कि तत्काल इसके लिए न्यायिक जांच की घोषणा करे, नहीं तो ये आंदोलन विधानसभा और विधानसभा के बाद गांव-गांव तक जाएगा। हालांकि कुछ देर के बाद धरना खत्म हो गया, लेकिन बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि कवर्धा कांड पर उसके तेवर नरम पड़ने वाले नहीं है। गुजरात के जूनागढ़ से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां सड़क पर घूम रही 2 गायों ने ऐसा आतंक मचाया कि कुछ लोगों की जान पर बनाई। बताया गया कि अलग अलग इलाकों में हुए गायों के हमले में 5 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए, क्योंकि उनकी सड़क से गुजरने के समय गायें उनके पीछे ऐसा पड़ी कि वो उन लोगों की जान लेकर ही दम लेंगी। गायों के हमले की 2 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिनमें पहली फुटेज में साफ दिखा कि गाय ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों पर पीछे से धावा बोला। वो आदमी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सड़क से गुजर ही रहा था कि पीछे से गाय आई और तीनों को मोटरसाइकिल से गिरा दिया। ये देखकर दूसरी तरफ से आ रहा एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार वहीं रुक गया, लेकिन गाय ने उन तीनों को इतना मौका भी नहीं दिया कि वो वहां से किसी तरह भाग सके। मोटरसाइकिल से गिरी महिला को तो गाय लगातार अपने सींगों से मारती दिखी। किसी तरह उसके पति और वहां मौजूद कुछ दूसरे लोगों की मदद से वो उस गाय के चंगुल से निकल पाई। इसी तरह एक दूसरे इलाके से सामने आई दूसरी सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि गाय ने मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी को अपना शिकार बनाया। गाय ने दोनों को सड़क पर गिरा दिया, लेकिन यहाँ वो गाय लगातार उस आदमी को उठा कर सड़क पर इधर उधर गिराती रही। इस बीच महिला अपने पति को बचाने की कोशिश में जुटी दिखी। इस दौरान एक व्यक्ति वहां पहुंचा और डंडे से हमला कर गाय को वहां से भगाया। इस तरह उन दोनों की जान बच सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया। दिल्ली के पास जेवर में बनने वाला यह एयरपोर्ट देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिस पर 2024 से उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए इसे यूपी के विकास का नया अध्याय कहा जा रहा है। शिलान्यास के लिए जेवर में बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए। अलग अलग क्षेत्र, ब्रज, बुंदेलखंड, काशी, अलग अलग क्षेत्र से जो लोग हैं, कलाकार हैं, आए हैं। प्रधानमंत्री ने जेवर पहुंचते ही एयरपोर्ट का मॉडल देखा। अधिकारी उन्हें एयरपोर्ट से जुड़ी तमाम जानकारियां बारीकी से समझाते रहे। उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे। मंत्रियों के स्टेज पर पहुंचते ही देशभक्ति के नारे गूंजने लगे। वंदे। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार प्रोजेक्ट का वक्त पर पूरा होना भी सुनिश्चित करेगी। ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट अटके नहीं, प्रोजेक्ट लटके नहीं,
प्रोजेक्ट भटके नहीं। यह भी दावा किया गया कि एयरपोर्ट से पूरे इलाके का विकास होगा, जो कई मामलों में बेहद खास होगा। जेवर में बनने वाला एयरपोर्ट यूपी का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा और दिल्ली एनसीआर का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसे 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। चौथा और आखिरी चरण 2050 तक पूरा करने की योजना है। मतलब यह कि अगले करीब 30 साल तक एयरपोर्ट के विकास का काम चलता ही रहेगा, जिसमें पहले चरण का काम 2024 तक खत्म करने की योजना है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। पहले चरण में एयरपोर्ट पर 2 रनवे बनकर तैयार हो जाएंगे और सालाना 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की क्षमता तैयार हो जाएगी, जबकि एयरपोर्ट पूरा बनने के बाद कुल 5 रनवे काम करने लगेंगे और एयरपोर्ट पर सालाना 5 करोड़ यात्रियों की क्षमता तैयार हो जाएगी। एयरपोर्ट को बनाने के प्रोजेक्ट की कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए होगी, जबकि पहले चरण पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह भारत का ऐसा पहला एयरपोर्ट होगा जिस पर MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग की सुविधा होगी। अब तक विमानों की मरम्मत के लिए देश के किसी भी एयरपोर्ट पर ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसीलिए इस सुविधा के आने के बाद एयरलाइन कंपनियों का खर्च के साथ वक्त भी बचेगा। जेवर में बनने वाले इस एयरपोर्ट से खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ा फायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जेवर ऐसी अवसर बनेंगे। यहां तक कि रेलवे ने भी जेवर एयरपोर्ट के पास ही एक फ्रेट विलेज बनाने का फैसला किया है। इस फ्रेट विलेज का एक एनिमेशन वीडियो भी जारी किया गया। इसे एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर तैयार किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री की गति शक्ति योजना का हिस्सा है, जिस पर 540 करोड़ का खर्च आने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। गन्ने की इस मिठास को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जेवर की ऐतिहासिक धरती पर हुआ है। जेवर यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले का हिस्सा है, जिसकी सीमा देश की राजधानी दिल्ली से लगती है। सबसे बड़ी बात यह कि जेवर ऐसी जगह पर है जिससे ये केवल यूपी के लिए नहीं बल्कि पूरे एनसीआर के लिए बेहद अहम साबित होगा। मतलब यह कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोझ भी जेवर का एयरपोर्ट कम कर सकता है, क्योंकि दिल्ली और जेवर के एयरपोर्ट के बीच सड़क से अभी दूरी 72 किलोमीटर है, जो 70 मिनट में तय की जा सकती है। इसके अलावा नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद एनसीआर के इन तीनों बड़े शहरों से जेवर एयरपोर्ट की दूरी अलग अलग रास्तों से केवल 40 किलोमीटर की है, जो मोटे तौर पर पौने घंटे से भी कम में तय होती है। सबसे करीब है ग्रेटर नोएडा, जो जेवर एयरपोर्ट से केवल 28 किलोमीटर दूर होगा। यह 28 किलोमीटर भी एक्सप्रेसवे के जरिए केवल 20 मिनट में तय किए जा सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल की जो योजना बनाई जा रही है, उससे भी जेवर एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि हाई स्पीड रेल से जुड़ने के बाद दिल्ली से जेवर की दूरी केवल 21 मिनट रह जाएगी। गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद जैसे एनसीआर के कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां के लोगों को अब एयरपोर्ट पहुंचने के लिए दिल्ली के ट्रैफिक जैम से बचने का रास्ता मिल जाएगा। सरकार की योजना तो यह है कि यमुना एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी जेवर के एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। बड़ा फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी होगा, जहां न केवल लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि छोटे छोटे बाजार इस एयरपोर्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा वृंदावन, आगरा और मथुरा जैसी जगहों पर विदेशी पर्यटकों का आना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा।